हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम। आज का टॉपिक है द रोल ऑफ मार्केट्स इन पीपल्स लाइफ। लोगों की ज़िंदगियों में मार्केट्स का क्या रोल रहता है, ठीक है। तो मार्केट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक लाइफ ऑफ पीपल। इकोनॉमिक लाइफ है ना, क्या फैसिलिटेट करता है ये ट्रांजेक्शन्स बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। प्रोड्यूसर्स कौन है? जो सामान को बना रहे हैं, ठीक है, मेकर्स ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। कंज्यूमर कौन है? जो उनको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या है? मेकर्स। ये क्या है? जो यूज़ कर रहे हैं। और ये हेल्प करता है इंडिविजुअल्स को, हाउस होल्ड्स को और बिजनेसेस को। किसके लिए? एक्सेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आपको गुड्स एंड सर्विसेज मिल जाती है जो कि दे नीड एंड कैन नॉट प्रोड्यूस देमसेल्व्स। गुड्स एंड सर्विसेज की ज़रूरत तो सबको है, ठीक है, लेकिन हर कोई जो है हर चीज़ को खुद से पूरा नहीं कर सकता, राइट। आप को जितने भी सर, आप डॉक्टर, लॉयर और फार्मर और ये सब बन के साथ में टेलीकॉम कंपनी नहीं खोल सकते हो। मतलब बहुत सारी जितनी भी ज़रूरतें हैं एक इंसान खुद से सारी पूरी नहीं कर सकता है। तो उसी के लिए मार्केट्स आपकी बनाई गई हैं, ठीक है। लोगों को, हाउस होल्ड्स को, बिजनेसेस को ये क्या प्रोवाइड करते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब वी हैव डिस्कस दिस डिफरेंट डिमेंशंस ऑफ मार्केट्स, हमने डिस्कस कर ली है। तो आपको क्या लगता है कि आपकी लाइफ कैसी हो अगर मार्केट्स ना हो? कैसा हो अगर फार्मर्स जो हैं वो राइस, वीट, दाल, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स जो हैं वो मार्केट में ना लेके आए? कैसा हो अगर जो प्रोड्यूसर्स हैं वो क्लोथ मार्केट में जो है उनको कॉटन ना मिले मार्केट्स में? तो आपको मतलब क्या लगता है, क्या सिचुएशंस आप फेस कर सकते हो? तो ये सिर्फ मार्केट्स की जो है इम्पोर्टेंस को दर्शाने के लिए क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है कि ये तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे खाना हो गया, कपड़े हो गए, है ना। ये चीज़ें तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, एसेंशियल्स जिनको हमने बोला था, राइट। बेसिक कम्युनिटीज हमने बोला था, वो तो जीने के लिए ज़रूरी है ही। लेकिन यहाँ पे बात कर रखी है आकृति की, जो कि एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट है और वो ऑयल पेंटिंग्स बनाती है, ठीक है। और उनकी जो पेंटिंग्स हैं उनको अप्रिशिएट किया जाता है। लेकिन फिर भी उनको जो है अपनी पेंटिंग्स के लिए बायर जो उनकी पेंटिंग्स को खरीद पाए वो ढूंढने में डिफ़िकल्टी होती है। और वो अभी बेचारी परेशान है कि वो कैसे अपनी जो पेंटिंग्स हैं उनको सेल करे और किस प्राइस पे उसको सेल करनी चाहिए। जैसा कि हमने अमरूद के केस में देखा था, उसमें तो भैया मतलब लोगों को अमरूद तो खा ही लेते हैं ना लोग, इट्स खाने की चीज़। लेकिन हर किसी का टेस्ट नहीं होता है कि वो आर्ट को समझ पाए या आर्ट की जो वैल्यू है, या मतलब हर कोई, हर किसी के लिए ये चीज़ ज़रूरी नहीं है। गोवा आपका फूड है तो वो ज़रूरी हो जाता है, राइट। इट्स नॉट ज़रूरी, स्टिल इसको खरीदने वाले ज़्यादा लोग मिल जाएंगे एज कम्पेयर टू आकृति की ऑयल पेंटिंग, ठीक है। तो उसको जो है ये आर्ट वर्क बेचने में और उसका क्या प्राइस होना चाहिए उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, राइट। उसको पता ही नहीं, समझ ही नहीं आ रहा है कि कहाँ बेचूं और इसका एक्चुअल प्राइस मेरे को क्या लगाना चाहिए। तो और क्या लगता है आपको, कैन यू थिंक ऑफ अदर प्रोडक्ट्स विच डू नॉट हैव रेडी मार्केट? जैसे आपके खाना है, कपड़े हैं, शूज़ हैं, एजुकेशन है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, इनका ऑलरेडी एक मार्केट है ना। आप मार्केट में जाएंगे आपको कपड़े मिल जाएंगे, आप मार्केट में जाएंगे आपको खाना मिल जाएगा, फ्रूट्स मिल जाएंगी, वेजिटेबल्स मिल जाएंगी, है ना। सैलून होंगे आपके बाल काटने के लिए, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। थिएटर्स भी हैं मूवीज़ देखने के लिए। लेकिन जैसे कि बोला कि ऑयल पेंटिंग के लिए या फिर ऐसे आपको और कोई चीज़ें ऐसी हैं क्या, किसी और अदर प्रोडक्ट के बारे में आप सोच सकते हैं क्या जिसके लिए रेडीमेड मार्केट है नहीं अभी उस लेवल पे? जो प्रॉब्लम आकृति फेस कर रही है वो और कौन कौन सी जो चीज़ें हैं उनके लिए लोग फेस कर सकते हैं? और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इफ़ेक्ट करती हैं विलिंग टू बाय और सेल? व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच आर्टिस्ट कैन बाय,
कैन फाइंड बायर्स फॉर देयर वर्क टुडे। और कौन कौन से वेज है जहाँ पे अगर आर्टिस्ट कुछ बना रहे हैं तो वो कहाँ पे बायर्स अपने ढूंढ सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस हैं जिनके जवाब आप सोच सकते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में भी लिख ही देना अगर कुछ समझ में आ रहा है तो। ओके, चलें अगर हम बात करते हैं कि रेफ्रिजरेटर्स के बारे में, आजकल बनाए जाते हैं फ्रिज वगैरह जो लेस इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आपकी यूज़ करते हैं। ठीक है, इस पे भी हम काम कर रहे हैं। पहले ज़रूरत क्या थी कि कोई हमें ऐसी मशीन चाहिए या ऐसा इंस्ट्रूमेंट या ऐसा डिवाइस या ऐसे गैजेट चाहिए है जो हमारे फूड को जो है स्टेल होने से बचाए, थोड़ा सा उसकी जो है लाइफ स्पेन जो है वो इंक्रीज कर दे। ठीक है, पहले हमने इस पे फोकस किया तो फ्रिज नाम की एक चीज़ जो है दुनिया में आ गई। उसके बाद देखा भैया ये तो बहुत ज़्यादा जो है एनर्जी कंज्यूम कर रहा है ना, लोगों को बिल बहुत बढ़ बढ़ के आ रहे थे। प्लस में क्या हो रहा था, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा लेवल पे हो रहा था, राइट। तो फिर और ज़्यादा जो है स्टडी की गई, उसके बाद जो है रेफ्रिजरेटर्स बनाए गए जो कि लेस इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं और एनर्जी एफिशिएंट होने के साथ साथ, मतलब फ्रिज की ज़रूरत तो है ही, एक चीज़ तो वो होगी, दूसरा एनर्जी एफिशिएंट भी है, आपका बिजली का बिल भी कम आ रहा है ना। तो ये क्या कर रहे हैं, ये सोसाइटी को बेनिफिट कर रहे हैं। सिर्फ इससे, सिर्फ रेफ्रिजरेटर से, सिर्फ फ्रिज होने से, एनर्जी एफिशिएंट फ्रिज होने से जो है ज़्यादा लेवल पे जो है अच्छा हो पा रहा है लोगों का। ठीक है, अब ये देखिए, आप बाइंग और सेलिंग तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है ना, आपके पास पैसा है, आपको चीज़ की ज़रूरत है, आप गए मार्केट में, आपने वहाँ से खरीदा, है ना, तो ये क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी है, पैसों के लेन देन से आप चीज़ें खरीद पा रहे हो, गुड्स एंड सर्विसेज, राइट। तो ये मॉनेटरी एक्सचेंज है आपका। लेकिन मार्केट्स में जो है जस्ट मॉनेटरी एक्सचेंज नहीं होता, बियॉन्ड जस्ट इंक्वायरिंग अबाउट द प्रोडक्ट एंड सर्विस नहीं होता, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। क्या होता है, एक रिलेशनशिप डेवलप होता है ना, बायर्स और सेलर्स के बीच में, दैट कंटिन्यूज इवन अक्रॉस जनरेशंस। होता है ना कि भैया हमारे एक पर्टिकुलर मार्केट में बहुत कदीमी सी कोई शॉप होगी, तो क्लोथ्स के लिए आपकी फैमिली में कोई शादी है, कोई फंक्शन है, तो आप सब वहीं पहुंच जाते हो जहाँ पे आपके दादा जाते थे या आपके पापा जाते थे या अब आप भी वहीं पे जाते हो। ज्वेलरी की शॉप है वहाँ पे, है ना, ज्वेलरी की आपकी जनरेशन्स वहीं पे जाती हैं। या फिर कोई मिठाई की शॉप है तो आपके, मतलब आपके दादा भी वहीं से खरीदते थे, पापा भी, आप भी वहीं से खरीद रहे हो ना, तो आपकी फैमिली, आपकी जनरेशन जो है उस पर्टिकुलर दुकान से या उनसे। अब उस दुकान पे भी पहले उसके दादा बैठते थे, अब उसके पापा ने संभाला, अब वो संभाल रहे हैं ना। तो इट्स लाइक रिलेशनशिप डेवलप करते हैं या क्रॉस जनरेशंस। ओके, फैमिलीज हैव लॉन्ग लास्टिंग ट्रस्टेड रिलेशनशिप विद देयर टेलर, जैसे टेलर है, ज्वेलर है, डॉक्टर्स है ना, डॉक्टर्स के साथ भी हो जाता है कि हमारे कोई भी बीमार पड़ता है तो वहीं पे पहुंच जाओ, आपका फैमिली डॉक्टर टाइप कुछ होता है ना। और इनफैक्ट आपने देखा होगा, मेजरली आप गांव में देखने को मिलेगा आपको ये, कि जो भी ग्रोसर होता है ना, जैसे गांव में एक दुकान है ना, गांव में होते हैं पान्ने, क्या होता है पान्ना, मतलब एक लोकेलिटी होती है। तो मतलब गांव में, बड़ा गांव है तो आपको 5 से 7 दुकानें देखने को मिल जाएगी, छोटा गांव है तो 3-4 दुकानें आपको देखने को मिल जाएंगी बड़ी बड़ी सी, जहाँ से लोग अपना जो है सामान खरीदते हैं। और वहाँ पे क्या होता है, ऐसा नहीं होता कि आप डेली बेसिस पे पैसे लेके जाओ और फिर सामान खरीद के लेके आओ, जो हम यूजुअली शहरों में बहुत ज़्यादा करते हैं ना। शहरों में आपका उस टाइप का जो है रिलेशनशिप डेवलप नहीं होता जो गांव में होता है। तो मेजरली गांव में क्या होता है कि आप जो है आपका एंड ऑफ द मंथ सेटलमेंट करते हो, आपके पापा या आपके दादा जो भी होंगे घर के बड़े, या आपकी मम्मा या दादी जी जो भी होंगे, वो बोल देंगे कि हमारे बच्चे भैया आपसे सामान लेके जाएंगे, जो भी हमें ग्रोसरी की ज़रूरत होगी हम आपसे लेके जाएंगे, आप जो है अपनी जो अकाउंट बुक है उसमें लिखते रहना। और उसके बाद एंड ऑफ द मंथ में वो जाके क्या कर देते हैं, हिसाब कर देते हैं कि जी आपकी ये चीज़ें गई हैं और ये। ठीक है, तो ये क्या दिखाता है, ये ट्रस्ट भी दिखाता है ना, कि ट्रस्टेड रिलेशनशिप जो है वो बिल्ड होते हैं। तो इट्स नॉट जस्ट मॉनेटरी एक्सचेंज, आपके रिलेशनशिप भी बिल्ड होते हैं।
नॉन इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस भी है आपकी मार्केट्स के, ना, प्राइमरी रोल के अलावा। प्राइमरी रोल तो क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को प्रमोट करना, लेकिन उसके अलावा नॉन इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, आपका रिश्ता अच्छा होता है लोगों से, है ना। चले, तो ये एक एग्जांपल दे रखा है एक मार्केट का, इमा कैथल मदर्स मार्केट के नाम से, अगर हम इंग्लिश में देखें, और अगर हम इम्फाल मैतेई लैंग्वेज के से देखें तो इसका नाम है इमा कैथल। तो ये एक ऐसी यूनिक मार्केट है जहाँ पे 3,000 विमेन, ऑलमोस्ट 3,000, ये एग्जैक्ट नंबर तो नहीं होगा, प्लस माइनस आप लगा लेना, वो ही जो है शॉप जो है उनको ओन करती हैं और रन करती हैं। मतलब सिर्फ औरतें ही हैं इस मार्केट में सारी, जो कि जिनकी शॉप्स हैं और वही इनको संभालती भी हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि मार्केट है, मार्केट में ऑफ कोर्स एम्प्लॉयमेंट तो होगी ही। जैसे आप मार्केट में जाते हो, क्लोथ की शॉप पे जाते हो, तो ओनर तो बैठा होता ही है, लेकिन वहाँ पे और 10 लोग होते हैं ना, जो आपको दिखा रहे होते हैं कपड़े या फिर ज्वेलरी पे, है ना। सेल्समैन के नाम से हम उनको जानते हैं, मैन और वीमेन। तो ऐसे ही मार्केट में भी आपके हेल्पिंग हैंड तो होते ही हैं, हेल्पर्स जो होते हैं ना, तो उनको वहाँ पे भैया क्या मिलते हैं, एम्प्लॉयमेंट भी मिलती है ना, जिससे कि इनकम मिलती है थाउजेंड ऑफ फैमिलीज को। उसके अलावा जो है यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के क्या मिलते हैं आपको, अटायर देखने को मिलते हैं, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट्स, लोकल प्रोड्यूस, और डेली एसेंशियल जो भी होते हैं लोग यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपको इस मार्केट में मिल जाती हैं। ठीक है, और आसपास के एरिया से लोग यहाँ पे आते हैं, सिटी से, सराउंडिंग एरिया से, वो इस मार्केट से सामान खरीदते हैं। तो अदर देन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, इसको हम क्या बोल रहे हैं, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कल्चर्स, है ना, क्योंकि अलग अलग अटायर ये बेच रहे हैं, हैंडीक्राफ्ट बेच रहे हैं ना, तो क्या है ये मेल्टिंग पॉट ऑफ कल्चर्स, कल्चरल सिग्निफिकेंस होते हैं ना, तो वो भी आपको मार्केट्स में देखने को मिलती है। तो पीपल जो है डिफरेंट कम्युनिटी से यहाँ पे आते हैं। जैसे आज आपको चीनी मिट्टी के बर्तन हमारे घरों में भी देखने को मिल जाएंगे, है ना, अलग अलग स्टेट्स से। जैसे सूरज कुंड का जो मेला है, सूरज कुंड का मेला शायद अभी चला हुआ है या क्या, तो उसमें जो है क्या है, जो लोकल जो लोग होते हैं, मेजरली हैंडीक्राफ्ट वाले जो होते हैं, उनको अपने अपनी जो कलाएं हैं, आर्ट है, उसको दिखाने का मौका मिलता है, और वहाँ से हम जाके अलग अलग कल्चर की चीज़ें उठा के लेके आते हैं ना, मार्केट्स में जाके। आप गए होगे, और जैसे ये प्रगति मैदान में एक मेला लगता है, नाम भूल रही हूँ मैं उसका, तो वहाँ पे भी अलग अलग स्टेट के सब लोग आते हैं, अपने अपने मतलब आर्ट दिखाते हैं वो वहाँ पे। तो ये क्या हो जाते हैं, ये मेल्टिंग पॉट ऑफ कल्चर भी हो जाते हैं। यहाँ पे इस एक जगह पे अलग अलग कल्चर के जो हैं चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। डिफरेंट कम्युनिटीज़ वहाँ पे आती हैं और एक्सचेंज करते हैं आइडियाज़ को, और शेयर्ड ट्रेडिशंस जो होते हैं उनको हम इंजॉय करते हैं। ओके, चलें, जैसे एक एग्जांपल दे रखी कि साउथ इंडिया में एक ट्रेडिशन है जो आज भी फॉलो किया जाता है। जब आप हल्दी और कुमकुम लेने जाते हो ना, तो आपको हल्दी और कुमकुम जो दुकान वाला होता है, एक तो आपने जो परचेज किया है वो तो है ही, है ना, परचेज किया, बाय किया एक क्वांटिटी, वो तो है ही, उसके साथ में जो एक स्मॉल क्वांटिटी में हल्दी और कुमकुम आपको अलग से देता है, वो एट नो चार्ज, है ना, फ्री में, विदाउट कॉस्ट के। आपने 20 रुपए की, 50 रुपए की हल्दी कुमकुम ली, तो आपको थोड़ी सी एक और दे देगा वो, किस लिए, ऑस्पियसनेस के लिए, गुड विशेस टू द बायर, है ना, क्योंकि हम ऑस्पियस मानते हो हल्दी को, कुमकुम को, तिलक भी लगाते हैं हम, है ना। तो ये एक ट्रेडिशन फॉलो की जाती है आपकी साउथ इंडिया में आज भी। तो इससे क्या दिखाता है कि इट्स नॉट जस्ट मॉनेटरी एक्सचेंज, ये इनकी जो है अच्छाई के लिए कामना भी कर रहा है, गुड विशेस भी दे रहा है बायर को। ओके, तो यस, अब हम देखते हैं कि गवर्नमेंट का क्या रोल रहता है भैया इसमें। तो मेजरली तो जो मार्केट्स हैं वो किस पे फंक्शन करते हैं, इंटरेक्शंस पे। किसके इंटरेक्शन, बायर्स की और सेलर्स की। बायर्स की कुछ डिमांड्स होती हैं जिनको सेलर जो है वो सप्लाई करके पूरा करते हैं। ओके, लेकिन कई बार क्या होता है कि ये उतने अच्छे से काम नहीं कर रही होती, कि बायर्स और सेलर्स का जो
व्हाट डू यू कॉल इट, सामंजस्य नहीं बैठ पाता, तो वहाँ पे गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ता है। ओके, तो गवर्नमेंट ऐसी सिचुएशंस में क्रूशियल रोल प्ले करती है। वो मॉनिटर करती है इंटरेक्शन को जो कि कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स के बीच में हो रही होती है, ताकि एक फेयर डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस हो सके। ठीक है, एक ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंज्यूमर्स ही, मतलब कंज्यूमर्स जो सेलर है उसको इतना मजबूर कर रहे हैं कि भैया आप इसी प्राइस पे दोगे तो हम लेंगे, चाहे अगले का लॉस हो रहा हो या प्रॉफिट। दे डोंट गिव अ डैम, दे आर लाइक हमें तो इसी प्राइस पे चाहिए, देना तो दे दो। मान के चलो कि कोई आलू आलू बेच रहा है, ठीक है, और कंज्यूमर्स उसके पास आके, उसको जो लागत पड़ी है, एक फार्मर है, ठीक है, उसने आलू ग्रो किया है, तो उसको 10 किलो आलू ग्रो करने के लिए 100 रुपये लगाने पड़े थे, है ना। तो अब वो एटलीस्ट मतलब एक किलो, तो वो क्या करेगा, वो अपना 2 रुपये अगर वो अपना प्रॉफिट भी ऐड करके 12 या 5 रुपये प्रॉफिट ऐड करके 12 या 15 पर केजी अगर वो देना चाह रहा है, और कंज्यूमर बोल रहा है ना भैया मैं तो 8 रुपये पर केजी लूँगा, देना है तो दे दे। अब यहाँ पे क्या होएगा, जो सेलर है उसकी मजबूरी हो जाएगी कि क्योंकि उसका तो पूरा प्रोडक्ट ही है ना, प्रोड्यूस ही ये किया है उसने, तो अब उसको भी घर पे पैसे लेके जाने अपने बच्चों की, बाकी की चीज़ें ज़रूरतें पूरे करने के लिए। बार्टर सिस्टम तो है नहीं, है ना, तो पैसा चाहिए उसको भी, पैसे के बाद ही वो बाकी की ज़रूरतें अपनी पूरी कर पाएगा। अपने बच्चों के स्कूल की फ़ीस भरनी होगी, अनाज खरीदना होगा, है ना, सिर्फ वेजिटेबल से तो काम नहीं चल सकता। तो अब ये क्या करेगा, अगर ये ज़्यादा टाइम के लिए आलू को अपने पास रखता है कि नहीं भैया मैं नहीं दे रहा, मेरा तो लॉस हो रहा है, तो क्या होएगा, कुछ दिन के बाद, 1 हफ्ता, 10 दिन, अगर कोई खरीद ही नहीं रहा है तो ऑटोमेटिकली वो आलू ख़राब होने स्टार्ट हो जाएंगे, है ना, क्योंकि सेल्फ लाइफ होती है वेजिटेबल्स की अपनी। तो अब इसमें क्या होएगा, इसका लॉस हो जाएगा, नहीं बेच रहा है तो मतलब बिल्कुल ही ज़ीरो वैल्यू है, और अगर बेच रहा है तो लॉस पे बेच रहा है बेचारा, तो ये भी ठीक नहीं है। या फिर ये सेलर बोल रहा है कि भैया मतलब वैसे तो इसने 10 रुपये में ग्रो कर लिया था, ये बोल रहा मैं तो 50 रुपये किलो दूंगा, तुम्हें लेना है तो लो, और ये है आपका स्टेपल फूड, मान लो कि आलू के बिना आपका गुजारा ही नहीं है। अब कंज्यूमर्स को मजबूरी में 50 रुपये दे के भी खरीदना पड़ रहा है, कोई कमा ही बेचारा 100 रुपये रहा है, हैंड टू माउथ है वो, जितना मतलब एक दिन कमाया तो उसको खाना मिल गया। अगर ऐसा कोई इंसान है तो उस पर तो जुल्म हो जाएगा, वो आलू कैसे ले पाएगा इतने महंगे, बाकी की चीज़ें भी उसको देखनी है ना। तो इन सब चीज़ों का एक बैलेंस बनाने के लिए, फेयर एक प्राइस हो, उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए गवर्नमेंट का रोल जो है वो ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कैसे कैसे गवर्नमेंट जो है वो इंटरेक्ट करती है। तो चलिए, सबसे पहले कंट्रोलिंग प्राइस फॉर प्रोटेक्टिंग बायर्स एंड सेलर्स। गवर्नमेंट क्या करती है, प्राइस को कंट्रोल करती है ऑफ सर्टेन गुड्स, सर्टेन गुड्स के प्राइस को जो है कंट्रोल करती है। कैसे कैसे, एक तो मैक्सिमम प्राइस, मैक्सिमम प्राइस जो है गवर्नमेंट डिसाइड करती है, सेट करती है कि भैया ये मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते। जैसे ये 50 रुपये केजी नहीं बेचेगा, मैक्सिमम मतलब भैया अगर तेरे 10 रुपये में 1 केजी ग्रो किए हैं तो एक काम कर ले, मैक्सिमम तू 15 के बेच ले, है ना, इससे ज़्यादा तो तू नहीं बेच सकता। ठीक है, और मेजरली किस चीज़ पे यूज़ करते हैं, ये लाइफ सेविंग ड्रग्स जो होती हैं, ठीक है, उनकी एक अपर लिमिट होती है। जैसे अगर आपकी कैंसर की, ट्यूबरक्लोसिस की, या फिर ऐसी जो बीमारियां हैं, लीवर की कोई बीमारी है, तो इन सब में क्या है, ये लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है। ठीक है, अगर ये नहीं मिले तो इंसान मर जाएगा, तो उसके लिए क्या करती है गवर्नमेंट, अगर ये कंपनी, फार्मास्यूटिकल कंपनी जो है अपनी मनमानी चलाने लग जाए, इंसान की लाइफ मैटर करेगी फैमिली के लिए तो, है ना, लेकिन अगर ये बोल दें कि भैया हम तो भैया 1 लाख की ही देंगे, लेनी है तो लो, तो वो इंसान की तो ज़िंदगी तो चली जाएगी। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ता है कि मैक्सिमम प्राइस ये है, तुम्हारी जो भी लागत है, एंड इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ खरीदने वाले का, कंज्यूमर का देखती है गवर्नमेंट, बेचने वाले का भी देखती है। बेचने वाला बताएगा कि भैया मेरे इतने इतने पैसे में तो मैंने प्रोड्यूस किया है, तो गवर्नमेंट उसका भी ध्यान रखेगी कि अच्छा इतने में प्रोड्यूस किया है तो इतने में आप बेच सकते हो, आपका प्रॉफिट इतना हो जाएगा, राइट। तो अपर लिमिट
प्राइस की सेट की जाती है। उसके अलावा मिनिमम प्राइस भी सेट किया जाता है, ठीक है। अपर लिमिट हमने जैसे देखा कि लाइफ सेविंग ड्रग्स पे, मिनिमम प्राइस किस पे, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पे, जैसे वीट हो गया, पैडी हो गया, मेज हो गया, है ना। एक तो क्या है, इनका लाइफ स्पैन बहुत कम है, पेरिशेबल गुड्स हैं, ये जल्दी खराब हो जाते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ बोला था कि भैया एग्जाम्पल हमने देखा था यहाँ पे कि वो बोल रहे हैं हम तो 8 रुपए में ही लेंगे, तुम्हें देने हैं तो दो, तो ये नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपको लेना है तो गवर्नमेंट सेट कर रही है प्राइस, आपने देखा होगा मिनिमम स्पॉट प्राइस। फार्मर्स ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जो क्रॉप्स होते हैं चाहते हैं कि इस लिस्ट में आ जाए, क्योंकि इसमें क्या होता है कि इतने मिनिमम स्पॉट प्राइस, इतने पे तो भैया आपको खरीदना ही है, इससे कम में तो नहीं। मिनिमम स्पॉट प्राइस एक ऐसा प्राइस है, उस पे अगर फार्मर्स का मार्केट में अगर बिक रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर गवर्नमेंट उसको प्रोक्योर कर लेती है, ठीक है। इसलिए जो फार्मर्स होते हैं वो बार बार ट्राई करते हैं कि उनकी ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप जो है वो इस लिस्ट में आ जाए, ताकि उनको लॉस ना हो। कोई मार्केट में खरीद रहा है तो ठीक है, अदरवाइज गवर्नमेंट जो उनको खरीद के उस प्रोड्यूस के जो है पैसे देगी, ठीक है। तो जो पेरिसेबल बेसिकली जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उनके लिए मिनिमम प्राइस जो है वो डिसाइड किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा ताकि जो फार्मर्स जो हैं उनको लॉस ना हो। उसके अलावा गवर्नमेंट जो है मिनिमम वेज फॉर वर्क डन ये भी करती है कि मिनिमम वेज का कंसेप्ट है ना हमारा, ये आपका डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट में भी आता है। इसमें क्या है कि एक इंसान से 14 घंटे काम करवाया जा रहा है, ठीक है। मतलब कोई गरीब है बेचारा, किसी के पास स्किल सेट नहीं है उस प्रकार का, या फिर बहुत ज़्यादा एजुकेटेड कोई नहीं है, उसको आता ही लेबर करना है ना, उसको बोरियां ही ढोनी है, तो वो क्या करेगा, सेक्स ढो रहा है वो मार्केट में, मंडी में लगा लो, अब मंडी में कोई ढो रहा है 14 घंटे फिजिकल लेबर अपना दे रहा है, और उसके बाद उसको जो है एक चाय में या एक ब्रेड के पैकेट में निपटा दिया जाए, तो इट इज़ नॉट फेयर फॉर हिम, उसकी फैमिली भी होगी। तो मिनिमम वेज भी कि भैया अगर आप किसी से इतने घंटे काम करा रहे हो तो पर आवर इतने पैसे तो आपको उसको देने ही पड़ेंगे, ताकि उसकी भी जो जीवन लीला वो ढंग से चल पाए, ठीक है। तो हमने देखा कि गवर्नमेंट जो है 3 तरीके से आपकी इंटरवीन करती है, मिनिमम प्राइस भी सेट करती है, मैक्सिमम प्राइस भी सेट करती है ना, और मिनिमम वेज भी जो आपकी गवर्नमेंट सेट करती है। ये 3 तरीके से हमने देखा गवर्नमेंट इंटरवीन करती है। चलिए, तो ये हमने देख लिया कि प्राइस अगर बहुत ज़्यादा लो होगा तो जो प्रोड्यूस कर रहे हैं प्रोड्यूसर्स जो आएंगे उनको मोटिवेशन ही नहीं मिलेगा कि भैया वो ज़्यादा प्रोड्यूस करें, है ना। अब गवर्नमेंट बोल दें कि जो ड्रग्स जो बना रहे हैं वो कतई लो प्राइस पे जो उनको बेचें, तो वो अपना जो है साइंस एंड टेक में या फिर डेवलपमेंट में पैसा खर्च कर ही नहीं पाएंगे वे। नई ड्रग्स बनेंगी कहाँ से, इनको भी तो फंड्स चाहिए ना, कंपनीज को, फार्मास्यूटिकल्स कंपनी जो है उनको भी तो प्रॉफिट गेन करना ही पड़ेगा ना, ताकि वो और ज़्यादा अच्छी अच्छी ड्रग्स बना पाए। अगर वो ऐसा नहीं होगा तो वो प्रोड्यूस करेंगे नहीं, कोई क्यों ही करेगा घाटे का सौदा, क्यों ही कोई बिजनेस में जाएगा जहाँ पे लॉस हो रहा है ना। तो मोटिवेशन रखने के लिए बहुत ज़्यादा कम भी प्राइस नहीं होना चाहिए, या फिर बहुत ज़्यादा प्राइस भी नहीं होना चाहिए कि जो कंज्यूमर्स हैं उन्हीं को डिसएडवांटेज हो जाए, जिनको ज़रूरत है उनको मिल ही ना पाए। तो इसीलिए गवर्नमेंट जो इंटरवीन करती है। इसके अलावा एक तो हमने देख लिया कि प्राइस के लेवल पे गवर्नमेंट जो इंटरवीन करती है, इसके अलावा जो है क्वालिटी और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स भी गवर्नमेंट इंश्योर करती है कंज्यूमर्स के वेलफेयर के लिए। अब कैसे करती है कि मैन्युफैक्चरर्स जो हैं, मैन्युफैक्चरर्स कौन है, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं फैक्ट्रीज में, जब हमारा बन रहा है सामान तो वहाँ पे एक रिक्वायर्ड क्वालिटी होती है, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स होते हैं, जो कि जो भी गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है या फिर सर्विस डिलीवरी कर रहा है उसको वो मेंटेन करने ही पड़ेंगे, ठीक है। जैसे अगर आप फार्मास्यूटिकल कंपनीज का एग्जांपल लेके चल रहे हैं जो कि मैन्युफैक्चर करती हैं मेडिसिन जो कि डिजीज ट्रीट करने के लिए हैं, तो गवर्नमेंट जो उनको एक सेट प्रोसीजर देगी, है ना। ऐसा नहीं होता कि उन्होंने दवाइयाँ बनाई और फिर वो सीधी मार्केट में आ गई, ऐसा नहीं होता है। उनको अप्रूवल लेनी पड़ती हैं दवाइयों की, है ना। सैंपल टेस्ट उनको जो है कंडक्ट करने पड़ते हैं। आपने देखा होगा ना चूहों पे
सबसे पहले चूहे या खरगोश वगैरह इन पे जो है दवाइयाँ टेस्ट की जाती है आपकी। उसके बाद एक और सैंपल रन किया जाता है ह्यूमंस पे, जो कि क्या करते हैं, वॉलेंटियर होते हैं वो, कि हाँ भैया चलो कर लो। हम जैसे लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज जो होते हैं, कैंसर वगैरह या कोई भी ऐसी डिजीज जो डेथ बेड पे ऑलरेडी होते हैं, तो उनको वॉलेंटियर करते हैं वो, कि हाँ जी हम पे देख लो, टेस्ट करके अच्छा हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज हम तो जा ही रहे हैं। तो क्या होता है कि आपके सैंपल जो है टेस्ट किए जाते हैं और फिर पता लगता है, चेक करते हैं कि ये भैया मीट कर भी रहे हैं या नहीं स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी को। एंश्योर द क्वालिटी एंड सेफ्टी ऑफ ड्रग्स सो दैट देर इज नो रिस्क टू द कंज्यूमर्स हेल्थ, है ना। बड़े लेवल पे अगर आप दवाइयाँ बना के बेच रहे हो तो उससे पहले आपको ये भैया क्वालिटी और स्टैंडर्ड मेंटेन करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही आप बेच सकते हो। तो पहली चीज़ तो ये इंश्योर करती है गवर्नमेंट, उनको अप्रूवल देते हैं ना, सर्टिफिकेट्स उनको लेने पड़ते हैं। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से कमीशन है या इंस्टीट्यूशंस हैं जो ये सब करते हैं। इसके अलावा क्या करते हैं, मिटिगेशन द एक्सटर्नल इफेक्ट ऑफ मार्केट। जैसे हमने बात की थी कि मार्केट जो है अपने आप भी काम कर सकता है, इनविजिबल हैंड की बात हमने की थी ना, कि अपने आप एक जो है सामंजस्य बैठ जाता है, एक प्राइस जो है अपने आप वो सेट हो जाएगा डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे, ठीक है। लेकिन कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, उनको मिटिगेट करने के लिए भी गवर्नमेंट आपकी हेल्प कर रही होती है। जैसे अगर कोई भी प्रोडक्ट आप बना रहे हो, है ना, बहुत सारे प्रोडक्ट अलग अलग तरीके से बन रहे होते हैं, तो क्या होता है कि कुछ गुड्स होते हैं जो कि जिनको प्रोड्यूस करने में आपका एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा पोल्यूट कर दिया जा रहा है। केमिकल फैक्ट्रीज जो आपकी बन रही होती है, बड़ी बड़ी फैक्ट्री जो लग रही होती हैं आपकी, तो वहाँ पे पोल्यूशन आपका जो है होता है, ऑफ कोर्स एनवायरनमेंट पोल्यूशन आपका होता है। तो ये भी तो ठीक नहीं है ना, सांस तो हवा में ही लेना है आपको, और बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होएगा तो क्या होएगा, आपको ही सोसाइटी को ही बड़े लेवल पे लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे क्या करती है गवर्नमेंट, एक क्रूशियल रोल प्ले करती है ऐसे इफेक्ट्स को जो है कंट्रोल करने के लिए। जैसे कि आपका सिंगल यूज प्लास्टिक है, अब ये बैन कर दिया गया ना, सिंगल यूज प्लास्टिक जो है हर कोई बैन कर रहा है इसको, कि भाई सिंगल यूज प्लास्टिक हम नहीं यूज़ करेंगे। एटलीस्ट ऐसा कुछ बनाओ जो आप लॉन्ग टर्म के लिए, आपको हर जगह पे जो है सिंगल यूज प्लास्टिक से पोल्यूशन देखने को मिल जाएगा। प्लास्टिक पोल्यूशन इतना हो रहा है कि आपका अर्थ पे तो छोड़ दो, टेरेस्ट्रियल तो छोड़ दो, आपको वाटर पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इसको मिटिगेट करने के लिए भी आपके जो हैं क्या किए जाते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन लेके आई जाती हैं, ठीक है। गवर्नमेंट इंटरवेन करती है और स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस जो हैं वो आपकी इम्प्लीमेंट की जाती हैं, ताकि जो ये नेगेटिव इफेक्ट आप पे आएंगे इनको मिटिगेट किया जाए। मिटिगेट होता है कम करना, है ना, तो कम किया जाए आपका। तो एक तो प्राइस लेवल पे हो गया, गवर्नमेंट इंटरवेन करती है। उसके अलावा क्या, कि भैया जो नेगेटिव इम्पैक्ट जो आप पे आ रहे हैं उनको मिटिगेट करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बना के, तो गवर्नमेंट पुट इन प्लेस सिस्टम टू मॉनिटर द वेट एंड मेजर्स। अब एक तो ये हो गया प्राइस लेवल, दूसरा कि एक्सटर्नल फैक्टर से जो भी इम्पैक्ट आ रहा है उसको देखना, मॉनिटर करना। तीसरा क्या हो गया, वेट एंड मेजर्स। अब ऐसा नहीं है ना कि आप जाओ दुकान पे देखने कि हाँ भैया हमें चाहिए 1 किलो बेसन, है ना, अब वो सामने वाला एक पैकेट पे तो लिखा हुआ है 1 kg, लेकिन वो आपको दे रहा है सिर्फ 700 ग्राम्स। तो फिर आप क्या करेंगे, तो इसका भी ख्याल रखा जाता है, ठीक है। वेट एंड मेजर्स जो पैक्ड प्रोडक्ट होते हैं उनकी भी क्वांटिटी कंटेन करने के लिए जो है गवर्नमेंट इंटरवेन करती है, ठीक है। उनको चेक किया जाता है पहले कि ये जो बोल रहे हैं उतना है या नहीं है। और ये जो है हमारा मॉडर्न इंडिया का फिनोमेना नहीं है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी इसका जिक्र किया गया है। ओके, तो इन्होंने बोला है कि वन इतना जो घी है वो ज़्यादा देते थे उनको, है ना, मतलब इट्स नॉट अ न्यू मॉडर्न इंडियन कंसेप्ट, ये हमें कौटिल्य के टाइम से देखने को मिल रहा है। कौटिल्य कब थे, कौटिल्य हमारे चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे थे, है ना। एंशियंट इंडिया में भी हमारा जो इस चीज़ का ध्यान रखा जाता था। चले,
उसके बाद क्या है कि गवर्नमेंट रूल्स बनाती है कि मार्केट जो है वो वर्क फेयरली एंड कंज्यूमर्स आर नॉट एक्सप्लॉइटेड। कमीशन भी है कंज्यूमर के लिए, है ना, हेल्पलाइन भी दी जाती है आपको। तो टू मैनी, हालांकि रूल रेगुलेशंस बनाती है गवर्नमेंट कंज्यूमर्स ताकि एक्सप्लॉइट ना हो पाए, प्रोड्यूसर्स उनको ना एक्सप्लॉइट कर पाए, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा रूल्स वगैरह बनते रहेंगे तो भी मार्केट को जो है प्रॉपरली फंक्शन करने में डिफ़िकल्टीज आती हैं, है ना। रेड टेपिज्म का नाम सुना होगा आपने। रेड टेपिज्म नाम की एक चीज़ होती है जहाँ पे गवर्नमेंट का हाईली जो है इंटरवेंशन वो करते रहते हैं, और जो आपके बिजनेस हैं, स्टार्टअप्स वगैरह हैं, आपकी फाइल अटके रहते हैं ना। अगर आपको कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके इतने सारे प्रोसीजर्स होते हैं, आपकी फाइल महीनों महीनों सालों सालों अटके रहती है, आप कुछ नया स्टार्ट ही नहीं कर पाते हैं ना। तो इस टाइप का भी अगर बहुत ज़्यादा रूल रेगुलेशन होती हैं तो फिर इकोनॉमिक हेल्थ जो है कंट्री की, उस पर भी जो है इफ़ेक्ट आता है, नेगेटिव इफ़ेक्ट आता है। तो अब इसके अलावा क्या है, इसके अलावा गवर्नमेंट क्या करती है, पब्लिक गुड्स भी प्रोवाइड करती है, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि प्रोड्यूसर जो है हर जो आपका गुड्स एंड सर्विसेज है उस पे प्रॉफिट ही, वैसे प्रोड्यूसर का तो काम ही ये है कि भैया हम गुड्स एंड सर्विसेज अगर सेल कर रहे हैं तो हमें प्रॉफिट तो होना ही चाहिए ना, प्रोड्यूसर्स की तो मंशा ही ये होती है। लेकिन कुछ गुड्स एंड सर्विसेज ऐसे होती है जहाँ पे आप जो है प्रॉफिट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, जैसे कि पब्लिक पार्क हो गया, रोड्स हो गए, पुलिसिंग हो गई, ये क्या है, ये पब्लिक गुड्स में आपके गिने जाते हैं, ठीक है। इनको हर कोई यूज़ कर रहा होता है। एंड यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगी, पब्लिक गुड इज़ नॉट इक्वल टू फ्री गुड। हालांकि कुछ लोगों के लिए ये क्या है, फ्री गुड हो जाता है ना। फ्री गुड ये इकोनॉमिक का एक बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है जो हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे शायद। फ्री गुड इज़ नॉट इक्वल टू पब्लिक गुड, क्योंकि पार्क को यूज़ हर कोई कर रहा होता है ना, रोड को यूज़ हर कोई कर रहा होता है, लेकिन इट डजेंट मीन कि हर किसी ने उसके लिए पे किया है। गवर्नमेंट का अपना कोई पैसा नहीं होता है। गवर्नमेंट बोलती है कि हमने रोड बनवा दिए, लेकिन गवर्नमेंट के घर से पैसे नहीं आ रहे, पैसे कौन दे रहा, टैक्स पेयर, ठीक है। तो पब्लिक गुड जो है वो फ्री तो होता है, लेकिन हर किसी के लिए फ्री नहीं होता, राइट। टैक्स पेयर्स पैसे देते हैं तब वो जो है पब्लिक गुड जो है आपका एस्टेब्लिश होता है, ओके। तो पब्लिक गुड्स आपके होते हैं जहाँ पे प्रॉफिट बहुत ज़्यादा जो है नहीं सोचा जाता, एक्सपेक्ट किया जाता है। और हमने इनफैक्ट पढ़ा था राइट्स भी हैं सिटीजन्स का टू हैव सर्टेन वेलफेयर प्रोविजंस, आपको जो है मिलने चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए गवर्नमेंट जो है आपको पब्लिक गुड और सर्विसेज भी प्रोवाइड कराती है। जैसे आपके हेल्थ सेंटर खोल दिए जाते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, आप जाओगे गांव में, या फिर दिल्ली गवर्नमेंट ने खोल लेते हैं ना हेल्थ सेंटर्स। तो इट्स नॉट लाइक कि ये फ्री में गवर्नमेंट के घर से कहीं से पैसा आ गया। गवर्नमेंट इज़ वॉट, गवर्नमेंट इज़ जो लोग हमने चुन के वहाँ पे बिठा रखे हैं। अब वो अपने घर पे पैसे की मशीन लगा के नहीं बैठे हैं कि वो धड़ाधड़ छाप पे और पब्लिक गुड बना दे। वो लोगों से पैसा टैक्स के रूप में लेते हैं और उसके बाद जो है उस पैसे को जो है पब्लिक गुड्स में यूज़ करते हैं। हाउ कैन कंज्यूमर्स असेस द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। अब भैया हमें पता तो लग गया कि हमें अच्छी क्वालिटी का जो है प्रोड्यूस चाहिए या सर्विसेज चाहिए। अब हमें पता कैसे लगेगा कि अच्छा है या नहीं, क्या पैरामीटर्स हैं उसके, तो वो हम देख लेते हैं एक बार। क्या पैरामीटर्स हैं भैया, जैसे एक एग्जांपल दे रखा है कि भैया आपको खेलने कंचे, है ना, मार्बल्स। तो आपकी आगे वाली स्ट्रीट में एक मतलब आपका कंपटीशन वगैरह कुछ चल रहा है, तो आप जाएंगे, आपके पास 150 रुपये हैं, आप जाएंगे शॉप के पास, शॉपकीपर को बोलेंगे कि भैया मेरे को मार्बल चाहिए हैं। तो आप कैसे देखेंगे कि मार्बल जो है वो अच्छे हैं या नहीं है, क्वालिटी। आपको तो कंपटीशन जीतना है ना, तो आपको नॉलेज तो होगी उस चीज़ की कि कौन से मार्बल से मैं जीत सकता हूँ, आडे बोंगे हैं या क्या है। आपके लिए क्या क्या मैटर करेगा वहाँ पे, आप प्राइस भी देखेंगे कि भैया 150 में कितने मिल ही जाने चाहिए, साइज़ भी देखेंगे कि बिल्कुल ही छोटे हैं या बड़े मार्बल्स हैं, स्ट्रेंथ देखेंगे कि टूट तो नहीं जाएंगे, फूट तो नहीं जाएंगे, है ना, एक दो बार मारने से ही। और अट्रैक्टिव कलर्स भी, है ना, कलर्स भी, मेरे को तो कलर्स बहुत
अच्छे लगते थे, मतलब मैं चूज़ करती थी खेलते टाइम तो मैं कलर्स ही देखती थी। आपने बहुत खेले होंगे, बोतल भर भर के जीत के लेके आते थे, है ना, पॉकेट्स इतनी भारी हो जाती थी। तो चलिए, तो ये सारी चीज़ें हम देख रहे होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हमें जो है कंज्यूमर्स को, हमें क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स को एसेस करना होता है जब हम खरीद रहे होते हैं। अब हमें कैसे पता लगे कि क्या चीज़ कैसे ठीक है कैसे गलत है? तो ये देखिए, आपके जो है, जो ये पैकेट होता है, इस पे सारा सब कुछ लिखा होता है। आपकी क्वांटिटी लिखी होती है कि कितने किलो का है ये, है ना। उसके बाद डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, कब बनाया गया था, बेस्ट बिफोर, एक्सपायरी डेट कि इसके बाद आप इसको यूज़ कर सकते हो, यानी कब तक यूज़ कर लेना है। और मैन्युफैक्चरर जिसने बनाया है उसका नेम और एड्रेस भी होता है। उसके अलावा फसाई मार्क एंड लाइसेंस नंबर, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। अब ये क्या है ये हम देखेंगे, ठीक है। बैच नंबर होता है, एमआरपी लिखा होता है, न्यूट्रिशन फैक्ट पैनल कि इसमें आपको एनर्जी कितनी मिलेगी, शुगर कितना मिलेगा, है ना, ये सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलती है। इंग्रेडिएंट्स लिस्ट होती है किस किस चीज़ से मिलके बना हुआ है। और अगर किसी को पर्टिकुलर एलर्जी भी होती है तो इसमें वो बता देते हैं कि इसमें ये चीज़ें हैं भैया, अगर किसी को एलर्जी है तो आप रहने देना खाने से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो आपकी पैकेट के ऊपर लिखी होती हैं। अब इनको मॉनिटर कौन कर रहा होता है? पहला आपका एक इंस्टीट्यूट है, एक अथॉरिटी है, फसाई आप उसको बोलते हैं। फुल फॉर्म है उसकी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फसाई का क्या मतलब होता है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इस टाइप का सिंबल आपको जो है पैकेट्स पे देखने को मिलता है। और इसका मतलब क्या होता है, किसी भी पैकेट पे अगर ये आपको बना हुआ दिखाई दे जाता है तो इसका मतलब है कि ये जो फूड है इसको टेस्ट कर लिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा और ये सेफ टू कंज्यूम है, आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट ने टेस्ट करके इसको भेजा है। जैसे हमने देखा था ना कि दवाइयों पे पहले टेस्ट रन किया जाता है, उसके बाद दवाइयाँ भेजी जाती है, ऐसे इस खाने पे भी टेस्ट रन कर दिया गया है और ये सेफ है, ठीक है। तो अगर आपको खाने पीने की कोई भी चीज़ लेनी है तो आपको ये देखना है कि ये उस पर बना हुआ है या नहीं बना हुआ है, ठीक है। गवर्नमेंट की परमिशन मिल चुकी है आपको कि ये सेफ है, हरी झंडी है, खा लो, ठीक है। अब ये गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं जो कि सर्टिफिकेशंस प्रोवाइड करती हैं, जो कि बायर्स को हेल्प करती है प्रोडक्ट की क्वालिटी असेस करने में, ओके। और ये क्या है, ये आपका मिनिमम क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के भैया इतना तो होना ही चाहिए, जानवर खाएं ऐसा ना हो, अगर इंसान कंज्यूम कर रहे हैं तो इतनी चीज़ें तो इसके अंदर आपको ध्यान देनी है। तो मिनिमम क्वालिटी स्टैंडर्ड्स आपका जो है सेट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। अगर उसको कोई चीज़ जो है खाने पीने की चीज़ उसको टेस्ट में क्वालिफाई हो जाती है तो उस पर वो साइन लगा के फसाई का और भेज देते हैं, राइट। तो आपको ध्यान रखना है फसाई की चीज़ें ही आपको खानी है जिस पे ये वाला साइन बना हो, ग्रीन वाला जो हमने देखा था, ओके। उसके बाद जो है आपका ये एक साइन आपको देखने को मिलेगा, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन, आईएसआई मार्क आपको देखने को मिलता है, ठीक है। ये किस लिए होता है, इसको कौन इशू करता है? आईएसआई मार्क को इशू कौन करता है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, बीएसआई जो है वो इसको इशू करती है। और ये सिंबल किस पे देखने को मिलेगा आपको? ये आपको इलेक्ट्रिक एप्लीकेशंस, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, ऑटोमोटिव टायर्स या पेपर, इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं उन पे आपको जो है ये साइन देखने को मिलेगा, ठीक है। फसाई किस पे था? खाने पीने की चीज़ों पे। ये वाला किस पे है कि आपके जितने भी अप्लाइंसेस है, इलेक्ट्रिकल चीज़ें जो भी हैं उन पे आपको देखने को मिलेगा। कंज्यूम कर रहे हो वो चीज़ें जो कि आपके डायरेक्ट पेट में नहीं जा रही हैं, वैसे आप उनको यूज़ कर रहे हो, ठीक है। चले, उसके अलावा आपको एग मार्क, एक ऐसा एग मार्क का भी साइन आपको देखने को मिलता है। एग मार्क, एग का मतलब, एजी का क्या मतलब है? एग्रीकल्चर, मार्क मतलब सिंबल बनाया जाता है आपका, ठीक है। ये बेसिकली आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ये आपके एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पे, नाम से ही पता लग रहा है कि आपकी वेजिटेबल होगी, फ्रूट्स होगी, सीरियल्स होगी, पल्सेस होगी, स्पाइसेस, हनी वगैरह, तो यहाँ पे आपको ये वाला मार्क देखने को मिलता है। तो भैया गवर्नमेंट की हरी झंडी आप कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पे आपको जैसे टीवीज हो गए, लैपटॉप्स हो गए, एयर कंडीशनर हो गए, वहाँ पे आपको BEE स्टार रेटिंग भी देखने को मिलती है। BEE का क्या मतलब होता है? ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। अभी हमने जैसे बात की थी फ्रिज वगैरह में आपको हर जगह पे, मतलब आजकल हर गैजेट पे, हर डिवाइस पे, यूजुअली हर पे आपको ये देखने को मिल जाते हैं, ठीक है।
ये स्टार रेटिंग होती है आपकी। और ये किस लिए आपको किस लिए लगाई गई है, ये आपकी बताई जाती है कि जितने स्टार्स है उस हिसाब से ये एनर्जी एफिशिएंसी को जो है दिखाता है। जितने ज़्यादा हाइयर स्टार्स होंगे, जैसे 5 स्टार्स हैं, तो वो भैया सबसे अच्छा है, वो आपका कम से कम बिल लेके आएगा, ठीक है। लेस एनर्जी यूज़ करेगा, वो इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम यूज़ करेगा वो, ठीक है। तो ये आपको क्या दिखाता है, ये आपको दिखाता है कि एनर्जी एफिशिएंसी क्या है उस पर्टिकुलर डिवाइस की जो भी आप यूज़ कर रहे हैं। और इलेक्ट्रिसिटी बिल कम आएगा आपका, और एनवायरनमेंट को भी फ़ायदा मिलेगा। अब एनवायरनमेंट को फ़ायदा कैसे मिलेगा, एनवायरनमेंट को फ़ायदा ऐसे मिलेगा कि भैया हमारा मेजर जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है वो किससे हो रहा है, कोल से हो रहा है ना। कोल हमें पता है कि वो जो है एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहा है हमारा, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कोल से हो रहा है, कोल से आपका पोल्यूशन हो रहा है। पोल्यूशन क्यों हो रहा है, क्योंकि हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो जितने ज़्यादा हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा पोल्यूशन होएगा, जितना कम इलेक्ट्रिसिटी हम यूज़ करेंगे उतना कम पोल्यूशन होएगा, कम हमें कोल यूज़ करना पड़ेगा, है ना। तो ऐसे हमारा एनवायरनमेंट भी अच्छा हो रहा है। अगर हम BEE का जो हाईएस्ट 5 स्टार का कुछ ले रहे हैं तो आपका बिजली का बिल भी कम आएगा और एनवायरनमेंट भी हमारा सेफ रहेगा, पोल्यूशन कम रहेगा, ओके। चले, और B स्टार के अलावा जो है आप जो कुछ भी सामान आप खरीदते हैं, आपको फ्रिज खरीदना है, टीवी खरीदना है, कुछ भी आपको खरीदना है, तो आप रेपुटेशन भी देखते हैं प्रोडक्ट की, है ना। कंपनी के नाम से आप लेते हैं ना, पूछते हैं ना भैया कौन सी कंपनी का है, तो ये क्या है, ये आपका रेपुटेशन होती है उस कंपनी की, उस प्रोडक्ट की, जो कि वर्ड ऑफ माउथ से जो है वो बनती है। वर्ड ऑफ माउथ का क्या मतलब है कि लोगों ने आपको बताया, आपके आसपास के लोगों ने कोई सामान ले रखा है कुछ पर्टिकुलर कंपनी का, अगर वो अच्छा चल रहा है तो हाँ आपको बोल दिया जाएगा, हाँ भाई अच्छा चल रहा वो ले लो, हमने इतने साल पहले लिया था, बढ़िया चल रहा है, ऐसे करके, है ना। जैसे आपने भी कुछ प्रोडक्ट अगर ख़रीदना है तो अपने फ्रेंड से या रिलेटिव से आप सजेशन लेते हो ना कि भैया हमें ये चीज़ ख़रीदनी है, तो कौन सी कंपनी का बेटर रहेगा, है ना। तो ये चीज़ें। और अगर आप ऑनलाइन कोई चीज़ खरीद रहे हो तो उसमें आप रिव्यूज़ और फीडबैक भी देखते हो, है ना। ऑनलाइन पहले आप जाओगे अमेजन पे अगर कुछ खरीद रहे हो या फ्लिपकार्ट पे अगर कुछ खरीद रहे हो तो आप जाओगे पहले देखोगे कि क्या रेटिंग इसको मिली हुई है, या फिर रिव्यू इसके कैसे आए हुए हैं, फीडबैक में क्या क्या लिखा हुआ है ना। तो ये सारी चीज़ें आप देखते हैं ऑनलाइन में भी, जो आपको हेल्प करती है कि आपको ये चीज़ खरीदनी है या नहीं खरीदनी है, ठीक है। चलें, तो अब हम देख लेते हैं समरी में क्या है, हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा है कि जो मार्केट है वो फैसिलिटेट करते हैं एक्सचेंज बिटवीन बायर और सेलर के, ठीक है, म्यूचुअली एग्रीड प्राइस पे, और डिटरमाइन करते हैं डिमांड बाय द बायर एंड सप्लाई बाय द सेलर, ठीक है। ऑफ कोर्स किसको कितना चाहिए और किस प्राइस पे चाहिए है, प्राइस भी आपका म्यूचुअली एग्रीड होता है, ठीक है। तो ये एक्सचेंज जो है मार्केट वो फैसिलिटेट करती है। उसके अलावा जो है मार्केट में जो है एक चेन ऑफ पार्टिसिपेंट्स होते हैं। मार्केट में किन किन लोगों का हाथ होता है, मतलब मार्केट को बनाने वाले कौन लोग हैं। मैन्युफैक्चरर्स होते हैं भैया, होलसेलर्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, रिटेलर्स होते हैं, जो कि आपकी जो सप्लाई चेन है उसको अनेबल करते हैं, और फाइनली आपके कंज्यूमर्स आ जाते हैं, ठीक है। क्या है कि प्राइमरी तो है ही, प्राइमरी सेक्टर तो आपका है ही, जहाँ पे आप नेचुरली रिसोर्सेज को लेते हैं। उसके बाद सेकेंडरी से ये चैन स्टार्ट हो जाती हैं। पहले आते हैं मैन्युफैक्चरर कौन है, जो फैक्ट्री में सामान बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं होलसेलर, जो फैक्ट्री से सामान उठा रहे हैं बड़ी मात्रा में, भर भर के ट्रक वो लेके आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये होलसेल वाले के पास आएंगे डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर ये अपने कमीशन पे काम करते हैं, है ना। डिस्ट्रीब्यूटर क्या है, ये आएंगे और ये डिस्ट्रीब्यूटर के जो है अपने अपने यहाँ पे दुकानें बंधी होती है, रिटेलर्स की दुकान बंधी होती है, उनको सप्लाई करने होते हैं ना। जैसे हमने पहले भी देखा था कि भैया ये इनका टाइम बंधा हुआ होता है। जैसे आप किसी ग्रोसरी की शॉप पे जाएंगे तो अर्ली मॉर्निंग अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे आपके जो हैं ये आपको देखने को मिल जाएंगे डिस्ट्रीब्यूटर्स, है ना। हर मार्केट में हर डिस्ट्रीब्यूटर की दुकानें बंदी होती हैं, तो वो रिटेलर खुद उठ के नहीं जाते हैं यहाँ पे, कुछ चले जाते हैं लेकिन मेजरली जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर से अपना सामान मंगवाते हैं। तो होलसेलर और रिटेलर के बीच में कौन काम करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स, ठीक है। उसके बाद रिटेलर आ जाता है, रिटेलर से डायरेक्ट कंज्यूमर्स जो हैं
वो सामान खरीदते हैं। कंज्यूमर्स है आप और मैं, ठीक है। चलें, ये हो गया, ये आपके चेन ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैं। इसके अलावा क्या देखेंगे हम, इसके अलावा हम देखेंगे कि मार्केट जो है वो प्लेस ऑफ इंटरेक्शन एज दे ब्रिंग पीपल टुगेदर, अनेबल एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ एंड ट्रेडिशन, है ना। कि मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ तो हो ही रही हैं, इसके अलावा जो है आइडियाज़ और ट्रेडिशंस का भी इंटरेक्शन होता है। एक मार्केट में आप जाओगे, आपको वहाँ पे गुजराती अटायर भी देखने को मिल जाएगा, हरियाणवी दामन भी मिल जाएगा आपको, है ना, पंजाबी सूट भी देखने को मिल जाएगा, साउथ इंडियन साड़ीज़ भी देखने को मिल जाएगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें, तो आइडियाज़ और ट्रेडिशन भी वहाँ पे जो है आप इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। इसके अलावा हमने देखा कि जो गवर्नमेंट होती है वो एक रेगुलेटरी का रोल जो है प्ले करती है। क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड जो है प्रोड्यूसर्स प्रोडक्ट्स की, उसको प्रमोट करती है। फेयर प्रैक्टिस इन मार्केट को इंश्योर करती है। कंज्यूमर्स की जो क्वालिटी है उसको वो कैसे असेस करे उसको हेल्प करती है ना, क्योंकि गवर्नमेंट सर्टिफिकेशंस देती है कंपनीज को। हमने देखा था फसाई के थ्रू बी स्टार रेटिंग है ना, या BIS का है। तो ये सारी चीज़ों में क्या करती है, गवर्नमेंट अपना रोल प्ले करती है, ठीक है। चलो ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है ख़त्म हो गया। और थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। थैंक यू सो मच, टाटा।